हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 10.2 जो कि हमने लगभग 12 प्रश्न तक इसमें बता दिया था। देखिए आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 10.2 की। तो ये आप लोगों का 10.2, इसमें बहुत सारे प्रश्नों को जो है हमने बता दिया था। सिंपल देखिए 12 तक हो गए थे। अगर इतना प्रश्न देख लिए हैं तो आगे का बहुत ही ईजी से आप कर सकते हैं। जैसे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, डायरेक्टली आते हैं आप प्रश्नों पर। 13 नंबर प्रश्न ये है कि बिंदुओं ए एवं बी को मिलाने वाले ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखिए डायरेक्शन कोसाइन यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिक्कोज्या इसी को बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं दिक्कोज्या लिखा रहता है और कहीं कहीं ये डायरेक्शन कोसाइन लिखा रहता है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। उसका इंग्लिश फॉर्म है दिक्कोज्या, क्योंकि कोसाइन को कोज्या बोलते हैं। ओके, ये चीज है। ठीक, चलिए देखिए आते हैं प्रश्न पे। यहाँ पर है बिंदु ए और बिंदु बी, पहले इसको समझिए। जैसे यहाँ पर इसका ये तात्पर्य है कि अगर कोई बिंदु ए है और इधर से कोई बिंदु बी है। ओके, इसका थोड़ा सा कलर करते हैं अपडेट। चलिए ये कलर लेते हैं, हाँ बढ़िया रहेगा। देखिए ये क्या है, ये कोई बिंदु ए है और इधर कोई बिंदु बी है। मान लेते हैं ये ए और ये बिंदु बी। ए का पॉइंट है देखिए 1 2 और माइनस का 3, और बी का पॉइंट है -1 -2 माइनस का नहीं प्लस का 1। अब देखिए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इसका पहले तो हमको सदिश निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन तो बाद का प्रश्न है, पहले हमको इसका सदिश निकालना है। तो ये बताइए इसका सदिश कैसे निकलेगा। जैसे क्या है, ए से बी की तरफ, तो हमने इसको इस फार्मूले को डेराइव भी करवा दिया था, डेरिवेशन की कैसे बी से ही माइनस होता है। तो यहाँ से आप कहेंगे कि ऐसा है, ए से बी की तरफ अगर है, इधर डायरेक्शन है इसका, तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा। देखिए x2 माइनस x1 आई कैप। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर इक्वल टू देखिए x2 माइनस x1 तो -1 अब आप कहेंगे -1 कहाँ से आया, तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ -1 क्वेश्चन में ये, फिर माइनस लगेगा, फिर ये कि यहाँ प्लस वाला है तो -1। ओके, और ब्रैकेट के बाहर आप लिख सकते हैं आई कैप। ये चीज हो गए। फिर उसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हैं, इतना के बाद आप यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, प्लस -2 यानी -2 जे कैप। ठीक, प्लस और उसके बाद 1 माइनस -3 के कैप। ये चीजें आ गई। फिर यहाँ से हो जाएगा -2 आई कैप और -4 जे कैप और प्लस का हो जाएगा 4 के कैप। देखिए ये आ गया इसका वेक्टर। वेक्टर आ गया -2 आई कैप -4 जे कैप और प्लस का 4 के कैप। ये आ गया वेक्टर। अब हमको चाहिए क्या, देखिए सिंपल काम, हमको यहाँ पर क्या निकालना है, पहले ये हम लोग को निकल गया वेक्टर। अब इसका चाहिए हमको डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सिंपल काम, सबसे पहले आप ये जानते हैं कि अगर हमको एल एम एन निकालना है तो हम करेंगे क्या। देखिए एल एम एन अगर निकालना है तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड यहीं पर निकाल लेते हैं, अलग से कौन निकालेगा। ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए √ -2 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ गया और 4 का स्क्वायर, ये आ गया। फिर यहाँ से इसका देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, फिर यहाँ भी आ जाएगा 16, यानी पूरा कितना आया 32 4 36, यानी √36 इक्वल टू 6। ओके, अब हमको निकालना है क्या चीज, देखिए इसका डायरेक्शन कोसाइन। अब आपको पता होना चाहिए हम क्या करते हैं। देखिए एल इक्वल टू, समझिए थोड़ा सा पहले, एल इक्वल टू अगर हम पहले वाले का निकालें यानी एक्स वाले का, तो इसका हम डायरेक्शन रेशियो, ध्यान दीजिएगा डायरेक्शन रेशियो बोल रहे हैं। तो जो इसका डायरेक्शन रेशियो होता है वो होता है ए बी सी। अगर हम एल निकालना है तो ए बाई √a² b² c²। ओके, और इसी को हम क्या लिखते हैं, ए बाई आर का मैग्नीट्यूड। अब आर के जगह आपका कौन सा वेक्टर है, यहाँ ए बी है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ए बाई यानी ए बी का मैग्नीट्यूड। ओके, ये आपका फंडामेंटल है, तो आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, नहीं तो फिर थोड़ा सा समस्या हो जाएगा समझने में। ठीक, ये चीज था। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली, अब हम लिखेंगे कि ये चीज हमारा जब आ गया तो अब हम लिख सकते हैं कि
जो हमारा ए बी वेक्टर है उसका डायरेक्शन कोसाइन, ए बी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, यानी चलिए दिक कोज्या ही लिख देते हैं, दिक कोज्या, वैसे दिक कोसाइन भी लिख सकते हैं, दिक कोज्या इक्वल टू, अब समझिए जैसे जब आप एल निकालेंगे, एल एम एन हम अलग अलग निकाल देते हैं, अब एक ही बार क्या ही लिखा जाए, देखिए एल जब निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, ए, अब ए यहाँ पर है, देखिए ये वेक्टर है आपका, तो ए है कितना, -2, ओके, ये कितना है, -2, तो आप कहेंगे, और देखिए ए बी सी तीनों हमको पता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -2 और बाई 6, फिर लिखेंगे आप -4/6, फिर लिखेंगे आप 4/6, अब इसको अगर काटे पीटे तो कितना आएगा, -1/3, -2/3, और उसके बाद यहाँ से आ गया 2/3, ये रहे आप लोगों के आंसर। ठीक, अब उसके बाद हम आते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। देखिए अब ये प्रश्न बहुत ही इजी था, आपको केवल और केवल डायरेक्शन कोसाइन निकालना था, ओके। आते हैं देखिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 14। ये प्रश्न ये बोला कि दर्शाइए कि सदिश आई कैप जे कैप के कैप, यानी यहाँ पर आपको क्या करना, सो डेट यानी दर्शाना है कि सदिश जो है वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप अक्षों ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। देखिए हमको ये यहाँ पर दिखाना है कि बराबर झुका हुआ है, इसके कहने का तात्पर्य पहले समझ लीजिए, उसके बाद सॉल्व हम कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इसका निष्कर्ष ये है कि अगर कोई, पहली बात तो अगर कोई हम यहाँ पर एक ले ले क्यूब, ओके, ये चीज, तो इसके कहने का भाई ये है कि अगर हम कोई वेक्टर ए यहाँ पर ले लेते हैं, कोई वेक्टर ये हमने ऐसे ले लिया, ओके, अब ये बताइए ओ एक्स ओ वाई, अब यहाँ पर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये ओ है, ठीक, तो ये कह रहे हैं कि जो ओ एक्स है, यानी इस पर देखिए ये कोण पॉजिटिव अक्ष के साथ ये कोण बनाएगा ना, ओ एक्स कोण, फिर यहाँ पर ये इधर वाई के साथ ओ वाई कोण, फिर इधर ये कोण यहाँ से जो इसका बनाएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो डायरेक्शन कोसाइन होता है आखिर होता क्या है, जो एल एम एन निकालते हैं, यानी जो अल्फा बीटा गामा हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड के साथ जो भी वेक्टर अपना वो पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, ओके, और जो एंगल है उसी को जब हम कॉस के साथ ले लेते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, यानी दिक कोज्या, ओके, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हमको ये दिखाना है कि आप प्रूव कीजिए कि ये तीनों ओ एक्स ओ वाई और उसके बाद ओ जेड सेम है। तो देखिए मैं पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, अब प्रश्न नंबर मान के चलिए तीसरा या चौथा था, उसमें हमने सिंपल ये बताया था कि अगर हमको कोई ये दिखाना है कि वेक्टर सेम सेम है, यानी अगर कोई वेक्टर जो है इसके साथ बराबर झुका हुआ है, जैसे ये वेक्टर है, देखिए ये वेक्टर है, हमको ये शो करना है कि इसके साथ यहाँ यहाँ और यहाँ ये तीनों बराबर झुका हुआ है, तो हम क्या करेंगे, आप कहेंगे ऐसा है, अगर हम ये प्रूव कर दें ये जो एंगल है, ये एंगल इधर का, ये एंगल इधर का जेड के साथ, और ये एंगल वाई के साथ, तीनों सेम कोण है, अगर एंगल को प्रूव कर दें तो हम बता ही सकते हैं कि ये लाइन जो है, हाँ ठीक है ये सेम है, हमको वही करना है कि ये बराबर झुका हुआ है, यही करना है। तो अब करेंगे क्या हम, अब आते हैं हम सवाल पे, इतना ओवरव्यू समझ लिए, बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले तो आप वेक्टर ए मान लीजिए, सबसे पहले आप इसे क्या कीजिए, वेक्टर ए मान लीजिए, वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, ओके, ये चीज हो गया आई कैप जे कैप और के कैप। अब देखिए इस चीज का आप निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड, आप कहेंगे मैग्नीट्यूड हम क्यों निकालें, क्योंकि ये बताइए यहाँ पर इसका हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, इसी लाइन का, इसी वेक्टर का हमको चाहिए डायरेक्शन कोसाइन। जब हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो इसका जो है हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के बाद हम प्रूव कर सकते हैं कि वहां से तीनों सेम ही आएगा, इसलिए हम बता देंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट एक एक एक, भाई एक एक का स्क्वायर होगा, तो आ गया अंडर रूट 3। अब देखिए अब करेंगे क्या, अब लिखेंगे हम कि वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन
कोसाइन यानी धिक कोज्या कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऐसा है जब हम एल एम एन निकालेंगे, देखिए एल इक्वल टू 1/√3 होगा ना, क्योंकि ए यहाँ पर देखिए ए कितना है, आप कहेंगे ये हो जाएगा देखिए ए और उसके बाद आई कैप यही होता है, तो ए का मान हो जाएगा 1, तो यानी एल का मान हो जाएगा देखिए 1/√, ए का मैग्नीट्यूड एल हो गया इतना। फिर हम लिखेंगे एम इक्वल टू सेम ही आएगा 1/√3, फिर आपका एन इक्वल टू सेम आएगा 1/√3। ठीक, ये तीनों हमने यहाँ पर देख लिया कि ये तीनों के तीनों सेम आ रहे हैं। अब देखिए आपको जो सदिश है, अब थोड़ा सा आपको समझना है यहाँ पर, देखिए अब जो आपका सदिश है आई कैप जे कैप और के कैप तो ये जो है ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, देखिए ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड की धनात्मक दिशाओं के साथ, अब मान लीजिए कोई कोण अगर बना रहा है यहाँ पर, समझिए मान लीजिए ये वेक्टर था और ये जो है एक्स ओ वाई ओ जेड अक्षों के साथ जो है यहाँ पर ये कोण मान लेते हैं हम, कितना बना रहा है, अल्फा बीटा गामा। ठीक, अल्फा बीटा गामा कोण बना रहा है। अब देखिए हम करेंगे क्या, अल्फा बीटा गामा कोण बना रहा है, अगर इन कोणों को मान लीजिए हम कॉस के साथ ज्वाइंट कर दें तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हो जाएगा कि नहीं, और ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होते हैं ये वेक्टर ए का, ठीक है, ये क्या बताते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन बताते हैं वेक्टर ए का। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, सिंपल काम, हम इनमें कॉस लगाते हैं। ओके, तो अब हम अगर लगाएं तो हम लिख सकते हैं कि अर्थात क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा फिर उसके बाद कॉस गामा। ओके, ये चीज हो गई। अब हमको ये पता है कि हम तीनों के देख रहे हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सब सेम है। कॉस अल्फा भी कितना है 1/√2 1/√3, कॉस बीटा कितना है 1/√3, उसके बाद कॉस गामा कितना है 1/√3, तीनों के तीनों सेम है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब देखिए तीनों को अगर हम एक इक्वल करें तो हम क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा इक्वल टू 1/√3। एक बार लिख देते हैं, जैसे देखिए क्या लिखेंगे हम, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा इक्वल टू 1/√3। अब देखिए कॉस को हम भेजते हैं 1/√3 के पास, तो हो जाएगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। आपको यही प्रूव करना था कि जो वेक्टर है ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर कोण पर झुका हुआ है। हमने ये दिखा दिया कि जो अल्फा बीटा गामा तीनों के साथ जो वेक्टर है वो कितने कोण बना रहा है, ये कॉस की 1/√3 यानी कॉस इनवर्स 1/√3 ये फॉर्म कर रहा है एंगल। ओके, अब यहाँ से हमने देख भी लिया कि ये तीनों के तीनों सेम ही आ रहे हैं। ठीक, ये चीज था। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं P और Q, ध्यान दीजिएगा बिंदुओं P, ये बिंदु P है और ये बिंदु है Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में, देखिए दो प्रश्न है इसमें, अंतः और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। यानी अब इसको हमको पोजीशन निकालना है। देखिए ये सब ऐसे सवाल आप क्लास 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। वहां पर क्या था, वहां पर हम चूंकि केवल दो ही कोऑर्डिनेट जानते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसलिए हम वहीं तक सीमित थे। लेकिन यहाँ पर भाई 3 एक्सिस जानते हैं तो तीनों को लेकर हम चलेंगे। तो देखिए इसको सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम ये जानते हैं कि यहाँ पर दिया क्या है, देखिए बिंदु P दिया है, बिंदु P दिया है, बिंदु P कितना दिया है, देखिए आई कैप 2j कैप फिर उसके बाद माइनस का k कैप, फिर उसके बाद यहाँ आपका Q कितना दिया है माइनस आई कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप, और आपका देखिए m रेशियो n कितना दिया है इक्वल टू 2:1। आपको m दे दिया है n दे दिया है, आपको करना क्या है, सिंपल फार्मूला लगाना है और निकाल लेना है। अब देखिए पहला कंडीशन, जब अंतः खंड करता है, अंतः खंड, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए सिंपल काम इसका फार्मूला हो जाता है अंतः खंड में, तो एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बाई एम प्लस एन, ये इसका फार्मूला होता है अंतः खंड करने का। अब देखिए वहां पर हमने सिंपल आप लोगों को बता रखा है कि जो फार्मूला है वो कैसे आया, उसका डेरिवेशन भी आप लोगों को करा दिया है।
आप लोग देखिएगा कल का परसों का लेक्चर, ठीक है, यानी 2 दिन पहले वाला लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पर उसमें बताया गया है। तो सिंपल काम अब हम करेंगे क्या, देखिए एम बी का मान रखेंगे। अब देखिए बी का जब हम मान रखेंगे तो हम करेंगे क्या, सिंपल किस मान को रखेंगे, तो हम रखेंगे सिंपल, देखिए अगर इसको ए माने पी वाले को और क्यू वाले को बी माने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एम इंटू क्यू का जो पोजीशन वेक्टर है यानी क्यू की स्थिति सदिश, ठीक है, क्यू का पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, ओके, सदिश ये हो गया m इंटू क्यू का स्थिति सदिश प्लस n इंटू ए का स्थिति सदिश, यानी हम लिखेंगे p का स्थिति सदिश, p का स्थिति सदिश, p का स्थिति सदिश, ओके। और अपान में m प्लस n है तो ये तो आपको पता ही है, अपान में m प्लस n। अब हम क्या करेंगे, सिंपल काम अब तो हमको दिख ही रहा है, देखिए m इंटू क्यू का स्थिति सदिश, तो हम क्या लिखेंगे, m का मान कितना है तो आप कहेंगे 2, और उसके बाद क्यू का स्थिति सदिश कितना है, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस के कैप, उसके बाद प्लस n का मान कितना है, 1 है, 1 इंटू अब p का स्थिति सदिश आई कैप 2 जे कैप माइनस का के कैप और अपान हो जाएगा कितना, अपान हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 1। अब देखिए इसको हमको ऐड करना है तो आपको दिख रहा है, अब मल्टीप्लाई एक लाइन और कर दे, चलिए माइनस 2 आई कैप यही सामने तब कर देते हैं, माइनस 2 आई कैप और प्लस का 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप और प्लस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ओके, और यहाँ हो जाएगा अपान 2 प्लस 1 यानी 3, यहाँ देखिए 1 रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, देखिए माइनस 2, अब यहाँ देखिए माइनस 2 प्लस 1 तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस 1, 2 जे तो हो जाएगा 4 जे, 2 के और 1 के तो हो जाएगा के, तो यहाँ पर यानी हम सिंपल लिखेंगे क्या चीज, वेक्टर अपना क्या बनेगा, वेक्टर बन जाएगा, देखिए माइनस आई कैप 2 जे और 2 जे तो हो जाएगा 4 जे कैप, फिर उसके बाद जब के की बात आएगी तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा के कैप और अपान में कितना हो जाएगा, अपान में हो जाएगा सिंपल 3, ओके। अब इसे आप अलग अलग भी कर सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो आप अलग अलग भी करेंगे तो अलग अलग में क्या आ जाएगा, -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप, ओके। ये चीज था आप लोगों का, बहुत ही आसान था क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर ये अंतःखंड हो गया, जब आप बाह्य खंड में आएंगे, जब आप किस में आएंगे, बाह्य खंड यानी क्या पूछा था, बाह्य विभाजित करने वाले स्थिति सदिश निकालना था, पोजीशन वेक्टर आर का, तो अब आप आएंगे जब बाह्य विभाजित करता है, यानी यहाँ पर क्या लिखे थे हम, अंतःखंड अंत विभाजित करता है और यहाँ पर हो जाएगा बाह्य विभाजित करता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऐसा बाह्य विभाजित करता है तब क्या होगा, तो सिंपल हो जाएगा, देखिए आपका जो आर निकालेंगे हम, यहाँ पर आर ही निकाले थे ना, जो निकलेगा आर ही वेक्टर निकलेगा, ओके। तो ये हो जाएगा, देखिए आर इक्वल टू एम बी माइनस एन ए बाई एम एम माइनस का एन, एम माइनस का एन, ये वेक्टर है। अब एकदम सेम प्रश्न यही है, बस बीच में हल्का से यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ करेंगे आप निगेटिव और उसके बाद 2 - 1 हो जाएगा तो 1 ही बचेगा, यानी यहाँ आप निगेटिव कीजिएगा यहाँ पर, तो अब क्या बचेगा, देखिए -2 -1 -3, वेक्टर भी तो सिंपल है, -3 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 जे और 2 जे खत्म हो जाएगा, 2 के और 1 के, तो यानी ये 3 के हो जाएगा, सिंपल आप लोग इसे कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, आपको केवल बीच में निगेटिव का चिन्ह लगाना है बस, ठीक। आते हैं हम प्रश्न नंबर 16 पर, देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है, इस प्रश्न को अगर आप देखा जाए तो क्लास 10th में भी ये प्रश्न था, जैसे एक मध्य बिंदु करके फार्मूला होता था, तो वहीं से ये फार्मूला समझ लीजिए उसी प्रकार से है,
भाई बिंदु P दिया है यहाँ पर आपको, बिंदु Q दिया है, ठीक है। कह रहा है कि मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब आपको मध्य बिंदु निकालना है आप क्या करेंगे, सिंपल काम देखिए, P आपको दिया है तो बिंदु P वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। P को क्या कर लीजिए आप, 2i कैप, 3j कैप और 4k कैप। Q को भी आप वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए, 4i कैप, उसके बाद j कैप माइनस का 2k कैप। ओके, फिर आप लिखेंगे कि पी क्यू का मध्य बिंदु इक्वल टू पी क्यू वेक्टर का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो मध्य बिंदु का स्थिति सदिश कितना होगा, स्थिति सदिश इक्वल टू हो जाएगा, देखिए वेक्टर P प्लस Q बाई 2, यानी मैं लिखना चाहूँ तो 1/2 बाहर कर लूँ और P कितना है, 2i कैप, 3j कैप प्लस 4k कैप और प्लस 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ये हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए 2 और 4 तो कितना हो जाएगा, 6i कैप, 3j और 1j तो हो जाएगा 4j कैप और 2k कैप। ओके, 2 से देख रहे हैं कि कट रहा है तो 2 से काट देंगे तो यानी 3i कैप, फिर उसके बाद 4j कैप, यहाँ पर आ गया 2, नहीं 2 नहीं आएगा, 2 से कटेगा ना, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा कितना बचेगा, देखिए 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस का k कैप। ओके, ये रहा आप लोगों का आंसर, जो कि बहुत ही आसान था। ओके, अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 17 पर। देखिए ये प्रश्न अगर आप एग्जाम्पल देखे हो तो वहां पर हमने सिंपल आप लोगों को बताया था। जैसे हम इसमें करते क्या है सुनिए, मान लीजिए पहले समझिए, वहां भी हमने समझाया था एकदम अच्छे प्रकार से। जैसे प्रश्न क्या है कि कह रहा कि दर्शाइए कि, सुनिए ध्यान से, दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनके स्थिति सदिश ए बी सी गिवन डेट है एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। देखिए अगर आपको इसको समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे देखिए इसके लिए आपके पास सिंपल देखिए एक ही रास्ता है भाई, क्या ही करते हैं आप, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी पढ़े हैं इसको, नॉन वेक्टर फॉर्म में भी पढ़े हैं। जैसे अलग क्लास 10th में क्या रहता था, बिना वेक्टर फॉर्म में रहते थे, तो वहां पर हम क्या जानते थे, पॉइंट दे देता था 2,0, यहाँ पर मान लीजिए कुछ ले लिया पॉइंट, यहाँ पर कुछ ले लिया पॉइंट, हम करते क्या थे भाई, डिस्टेंस फार्मूला लगाते थे, यहाँ का डिस्टेंस निकालते थे, डिस्टेंस फार्मूला लगाते थे, ये डिस्टेंस निकलता था और उसके बाद यहाँ डिस्टेंस लगा के ये डिस्टेंस निकालते थे, फिर उसके बाद हम लगाते थे पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अगर ये संतुष्ट कर जाता था तो हम बोल देते थे हाँ यहाँ पर ये चीज बना रहा है समकोण त्रिभुज। तो उसी प्रकार से यहाँ वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में है तो करेंगे क्या, आप सबसे पहले एक काम कीजिए, देखिए अगर ये मान लीजिए, मान लेते हैं हम पॉइंट ए मान लें और इस पॉइंट को बी मान लें, इस पॉइंट को सी मान लें, तो ए बी वेक्टर जो भी आएगा इसका आप मैग्नीट्यूड लीजिए तो यानी ये मिल जाएगा, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लीजिए ये मिलेगा, ए सी का मैग्नीट्यूड ये मिलेगा, फिर आप लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो अब करेंगे क्या, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप ये देख रहे हैं कि बिंदु ए बी और सी के स्थिति सदिश क्रमशः दिए हुए हैं, तो आप लिख लीजिए कि बिंदु ए के स्थिति सदिश बिंदु बिंदु ए का स्थिति सदिश, बिंदु ए का स्थिति सदिश जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्थिति सदिश बिंदु ए का स्थिति सदिश ए इक्वल टू, वेक्टर ए इक्वल टू कितना दिए, देखिए 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस का 4k कैप। ये आ गया आप लोगों का बिंदु ए का स्थिति सदिश। इसी प्रकार से जब बिंदु बी का निकालेंगे तो यहाँ पर कितना है, 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप। ओके, ये चीज इसी प्रकार से जब आप वेक्टर सी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा,
इसको लिख लीजिएगा, बी का स्थिति सदिश, सी का स्थिति सदिश, या तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बिंदु ए बी सी का स्थिति सदिश क्रमशः इतने हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आई कैप माइनस का 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप। ओके, ये चीज अब निकल गए। अब देखिए आपको एक काम करना है, यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आप, ये बिंदु बी का है और ये बिंदु सी का है, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, साइड बनाइए। अभी तो ये जैसे इस देखिए समझिए, अभी तो एक केवल ये बिंदु बता रहे हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। सबसे पहले आप इसे क्या बनाइए, एक कोई भुजा बनाइए, साइड बनाइए। तो साइड जब बनाएंगे तो ए बी बी सी, अब ये तो है नहीं कि यहाँ से कुछ नहीं बनेगा, बी सी बनेगा, ए बी बनेगा, फिर यहाँ से ए सी बनेगा। ठीक, पहले हम साइड बनाते हैं। तो करेंगे क्या, अब आप लिखिए, देखिए साइड आप बना लीजिए ए बी बी सी सी ए। अब ये नहीं है कि आप यही बनाइए, जो मन करे आपको वही बना लीजिए। तो जब आप ए बी बनाएंगे तो अब देखिए होगा क्या, ए बी में क्या हो जाएगा, हम इसका ए बी वेक्टर कर लेते हैं। तो देखिए ए बी वेक्टर जैसे ही करेंगे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ए बी वेक्टर यानी भाई बी की तरफ जा रहे हैं तो बी माइनस ए होना पड़ेगा, बी माइनस ए, बी सी जा रहे हैं तो सी माइनस बी होना ही पड़ेगा, सी ए जा रहे हैं तो ए माइनस सी होना ही पड़ेगा। ओके, अब यहाँ से हम इस चीज को निकाल लेंगे। तो बी माइनस ए करेंगे तो देखिए कितना आएगा, आप कहेंगे कि 2 - 3, अच्छा चलिए एक बार लिख देते हैं, 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस के कैप माइनस ए वेक्टर 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप और माइनस का 4 के कैप। ओके, ये चीज किए। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए 2 - 3 कितना बचेगा, आप कहेंगे माइनस आई कैप माइनस जे और उसके बाद प्लस 4 जे, तो माइनस का प्लस का 3 जे बचना चाहिए, प्लस 3 जे कैप, और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस 5 के कैप। ठीक, ये वेक्टर आ गया आपका किसका, ए बी का। ओके, फिर उसी प्रकार से अब यहाँ पर आप देखिए एक काम कर सकते हैं, ए बी वेक्टर आ गया, लगे हाथ आप इसी के जस्ट नीचे ए बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। चलिए वही निकाल देते हैं, इसे अभी बाद में कर लेते हैं। तो यहाँ से अब देखिए ए बी हमने निकाल लिया, फिर हम निकालेंगे कि ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट, देखिए यहाँ पर बस इसी का होल स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पर हो गया 5 का स्क्वायर। ये आएगा कितना, तो 1 9 और 25 यानी अंडर रूट 35 आ गया। ओके, फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे। तो बी सी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, तो सी माइनस बी वेक्टर। सी वेक्टर कितना है, तो सी वेक्टर दिख रहा है आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप माइनस बी वेक्टर कितना है, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप और यहाँ पर लगेगा ब्रैकेट। फिर क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ आई की जगह कितना है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आई कितना है आप कहेंगे 1 और यहाँ पर कितना है -2, तो बचेगा कितना, आप कहेंगे -1 यानी माइनस आई कैप। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए उसी प्रकार से जे को देखिए -3 और प्लस का जे, तो माइनस का 2 जे कैप। के में बात करेंगे तो -5 -1 बचेगा -6 के कैप। ये आ गया। अब हमको चाहिए क्या, बी सी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट देखिए -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस का 4 प्लस का 36, तो 36 4 40, एक अंडर रूट 41। ओके, ये आ गया आपका बी सी। अब उसके बाद क्या देखेंगे हम, अब देखेंगे हम सी ए वेक्टर या ए सी वेक्टर। सी ए वेक्टर इक्वल टू ए माइनस सी, वेक्टर ए कितना है, तो 3 आई कैप माइनस का 4 जे कैप माइनस का 4 के कैप। उसके बाद माइनस सी वेक्टर कितना है, आई कैप -3 जे, उसके बाद -5 के कैप। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 - 1 तो कितना बचेगा, 3 - 1 यानी 2, तो हो जाएगा देखिए 2 आई कैप
फिर उसके बाद -4 + 3 तो बच जाएगा कितना, -1 यानी माइनस का जी कैप, -4 + 5 तो बचेगा 1 केवल, तो हो जाएगा की कैप। सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट, देखिए अंडर रूट क्या चीज आएगा, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर, तो यानी 4 5 1 6, तो अंडर रूट √6 थोड़ा सा लग गया इसलिए आ गया हो, √6 यहाँ से ये चीज आ गई। अब आपको ध्यान ये देना है कि देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप इसको लिखना चाहें तो यहाँ पर ए बी है, ठीक है, तो आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या है ए बी, तो ए बी ये है √35, तो इसको आप लिख क्या सकते हैं, आप ये भी तो लिख सकते हैं, और ए बी वेक्टर का स्क्वायर, ए बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाए 35। एक आप लोगों को ये कंडीशन मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद ए बी आपका निकला, फिर हमको क्या देख रहे हैं, देखिए अब यहाँ बी सी को उठाइए, बी सी इक्वल टू इतना है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, और बी सी वेक्टर का स्क्वायर, बी सी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 41, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, सी ए वेक्टर है, सी ए वेक्टर का देखिए ये चीज है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 6, ये चीज आ गया। हमने क्या देखा, देखिए ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी ए स्क्वायर। अब हमको तो ये दिख रहा है कि जो भी चीज है, जो भी चीज है हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अब हम सिंपल लिख ही सकते हैं कि अब नाउ क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी का ए बी वेक्टर ए बी का स्क्वायर प्लस, अब किसको कर रहे हैं, हमें सी ए को ऐड कर रहे हैं, इक्वल टू हमको मिल जा रहा है बी सी का स्क्वायर, यानी बी सी का मॉडुलस का स्क्वायर। अब यहाँ से ये बताइए ये चीज हमको मिल रहा है, तो अब हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक। ये क्वेश्चन था आप लोगों का, बहुत ही आसान प्रश्न इसे हम बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आइए 18 नंबर, अगर आप लोग कल थोड़ा सा लेक्चर देखे होंगे 1 मिनट भी, तो आप देखे होंगे कि हमने इस चीज को बता दिया था। सिंपल क्या बताया था, जब आप लोगों को मैं एडिशन जब बताया था कि वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, वहां पर इसके कुछ प्रॉपर्टी बताया था। सिंपल एक प्रॉपर्टी ये था कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज है, मान लीजिए देखिए यहाँ पर ये इसका त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, ये ए बी सी दिया है, तो अगर कोई त्रिभुज है और इस चीज को अगर उसके हम एक सिस्टमेटिक वे यानी एक उसके क्रम से लिखते जाए साइडों को, सभी वेक्टर का एडिशन कर दे तो हमेशा 0 आता है। जैसे मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ये वेक्टर क्या है, देखिए ए बी वेक्टर, इसे मैं लिख क्या सकता हूँ, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और प्लस सी ए वेक्टर, इसका मान हमेशा के हमेशा आता है 0। ये तीनों क्यों, देखिए जब आपको प्रॉपर्टी बताया था तो वहां भी हमने बताया था कि अगर कोई वेक्टर इस प्रकार से, देखिए अगर कोई वेक्टर ए, फिर इसी के हेड से कोई निकल रहा है दूसरा वेक्टर बी, और इसी के हेड से आके यहाँ पर अगर मिल जा रहा है ए वेक्टर सी, तो अब आपको ये ध्यान देना कि अगर तीनों वेक्टर एक क्या बना रहे हैं, देखिए तीनों वेक्टर एक लूप बना रहे हैं, वो भी बंद लूप, और आप ये देखेंगे कि तीनों के तीनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। और जो हमने एडिशन पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि वेक्टर ये सी का डायरेक्शन इधर ना होकर ये अपोज करता है दोनों को, ओके, तो ये चीज इसका फॉर्मेट होता है। अब जैसे देखिए ये चीज तो हमने यहाँ से लिख दी है कि ये इसके अगर कब है, जब त्रिभुज का प्रॉपर्टी लगाते हैं तो यहाँ पर ये हमको मिलता है, ओके, ये इसलिए हमने इसको लिख दिया। अब आप ये कहेंगे कि अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ जैसे ये त्रिभुज दिया है उसके अनुसार क्या होगा, तो इस त्रिभुज के अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर
और इक्वल टू हो जाएगा AC वेक्टर। ये चीज़ यहाँ से आपको मिलेगा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो आपको पूरा फंडामेंटल यहीं से मिल जाएगा, इस चीज़ से। कैसे? देखिए आपको जीतना है क्वेश्चन, ये तो आप समझ गए कि ये तो इस त्रिभुज को देखकर हमने लिखा है। अब देखिए यहाँ से देखिए ABBCCA कहीं दिया है, यानी ABBCCA ये तो सही है आपका, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सा कथन गलत है। तो अब इसको देखिए AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर और CA वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप कहेंगे हम लिख सकते हैं माइनस AC वेक्टर। भाई अगर कोई वेक्टर ये है ऐसे AC वेक्टर, इसके हमने लिखा AC वेक्टर, डायरेक्शन को बदल दीजिए, आप इधर कर दीजिए तो CA वेक्टर लिख ही देंगे माइनस का, ठीक है, क्योंकि विपरीत वेक्टर हो गया। तो यहाँ से इसलिए आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, माइनस AC इक्वल टू 0। ये भी सही है, यानी ये भी सही है। अब आते हैं C नंबर पर। C नंबर क्या कह रहा है, देखिए ABBC माइनस सी ए हो ही नहीं सकता, गलत है। तो यानी ये आपका आंसर ये गलत है, ठीक है। और ABBC के, अब देखिए यहाँ देखिए ABBC के जगह हमने C भी कर दिया, सही है। माइनस CA के जगह प्लस CA कर दिए, ये तो सही है ही, यानी ये आपका सही है। यानी जो गलत है अब आपका आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक। आते हैं 90 नंबर। ये प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न को देखिए, समझिए क्या है। यहाँ ये कह रहे हैं प्रश्न में कि यदि A और B दो संरेख सदिश हैं, A और B दो संरेख सदिश हैं, तो यहाँ पर इनका कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए B बराबर लैम्डा ए, ये तो भाई आपको भी पता होगा कि B बराबर लैम्डा ए होता है, ठीक है। B इक्वल टू लैम्डा ए हमको मिलता है, तभी तो हमने प्रूव किया भाई। अगर कोई वेक्टर B है और वो लैम्डा टाइम्स A वेक्टर के हो गया, तो हम उसी को बोलते हैं कि क्या चीज़ है वो, संरेख सदिश है। हमने देखा भी है कि उसका कंडीशन भाई, अगर कोई वेक्टर A इस प्रकार से है, ओके, और मान लेते हैं कि हम कोई वेक्टर B इस प्रकार से है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो वेक्टर B है, वेक्टर B वो लैम्डा टाइम्स A है, लैम्डा टाइम्स A है। लैम्डा एक क्या है, नंबर है, ठीक है। तो यानी ये पहला आपका सही है, पहला आपका क्या है, ये सही है, ठीक है। और ये बता क्या रहा है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि ये दो सदिशों के संरेख होने की कंडीशन को फॉलो करता है, या कंडीशन को यानी व्यक्त करता है, ठीक है, बताता है। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि देखिए अब आते हैं दूसरे विकल्प पर। दूसरा क्या है कि A प्लस माइनस बी। भाई ये प्रश्न तो आप लोग ये समझिए कि पूछना ही नहीं चाहिए। क्यों? A प्लस माइनस बी, ए इक्वल टू प्लस माइनस, इसका क्या मतलब हुआ? आप कहेंगे ऐसा है, आप तो बता दिए कि B बराबर लैम्डा होता है, तो भाई B बराबर लैम्डा ए जो निकला, ये तो यहीं से तो निकल रहा है ये चीज, B बराबर प्लस माइनस ए या A बराबर प्लस माइनस बी। आप कहेंगे कैसे? अरे भाई लैम्डा के जगह आप प्लस रख दीजिए तो ये मिलेगा, माइनस रखेंगे तो भी ये मिलेगा, ठीक है ना। तो सिंपल आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो है, आप जो संरेख का नियम पढ़े हैं, संरेख का कंडीशन, उसी कंडीशन को ही तो फॉलो कर रहा है। बस ये है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत वेक्टर है, मैग्नीट्यूड में तो सेम ही है, A बराबर B है तो सेम ही है, लेकिन क्या है, ये दोनों विपरीत वेक्टर भी हैं और एक प्रकार से अनुदिश भी हैं, क्योंकि प्लस भी लगा है, ठीक है। तो यानी ये भी कंडीशन आपके सही है। फिर दे रहा है कि ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। भाई ये बताइए, अगर ए और बी के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, अगर इसके प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, तो ये संरेख का नियम ही फॉलो नहीं होगा। भाई आप भी जानते हैं कि अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बराबर ना हो, तो हमारा कंडीशन होल्ड नहीं करता है इक्वल टू लैम्डा के। ये कंडीशन ही होल्ड नहीं करता है, किसका? संरेखता का कंडीशन ही होल्ड नहीं करता है, यानी संरेख होने का कंडीशन कंडीशन फॉलो नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। बहुत ईजी था, नहीं करता है। अब देखिए दोनों सदिशों ए तथा बी की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है। देखिए यहाँ पर क्या है, ए और दोनों सदिशों ए तथा बी की, तो ए तथा बी की दिशा समान है। अब अगर मान लीजिए अगर कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि दिशा समान है।
तो हमको दिशा से नहीं मतलब होता है। संरेख सदिश में हम डायरेक्शन नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं बस वेक्टर क्या है, दोनों वेक्टर समांतर होने चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर ये क्या है, अब देखिए हम ये देख रहे हैं कि सदिश ए और बी संरेख है, ठीक है, क्यों, यहाँ तक की कंडीशन में। अब देखिए तो उनकी दिशा एक दूसरे की क्या है, अनुदिश या विपरीत हो सकती है, दोनों में हमको कोई मतलब नहीं, दोनों के लिए दोनों सही है, लेकिन अब दोनों स्थितियों में क्या होते हैं, वे संरेख होते हैं, ठीक। तो कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि देखिए ये तो आपका गलत ही है, और ये हो जाएगा क्या कि कथन असत्य है, क्योंकि परिमाण विभिन्न है। देखिए अगर कोई, कौन सा कथन सही नहीं, संरेख सदिश है, ए एवं बी दो संरेख सदिश है। देखिए ये क्वेश्चन में पहले से ही बताया गया है कि ए और बी दो संरेख सदिश है, ठीक है, उसकी कंडीशन को बताना है, तो कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए अगर ये घटक समानुपाती नहीं है तो गलत ही हो जाएगा। दोनों सदिश जो है, देखिए ए एवं बी की दिशा समान है। अब देखिए समझिए इसको, कंडीशन को थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि समझ गए आप लोग। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर कोई दो वेक्टर संरेख है, देखिए अगर कोई एक वेक्टर ये है और कोई दिशा समान है, कोई एक वेक्टर ये है, ओके, वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है, दोनों के दोनों कैसी वेक्टर है, आप कहेंगे संरेख वेक्टर है, दोनों के दोनों संरेख वेक्टर है, ये तो पहले से ही गिवन डेट है। कह रहा कि परंतु परिमाण विभिन्न है, तो हमको परिमाण से ही क्या मतलब है, यानी ये कथन क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका केवल सी नंबर हो जाएगा गलत, गलत कथन है, ठीक। यही था आप लोगों का क्वेश्चन भाई। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम हो चाहे अपोजिट हो चाहे जैसा हो, मैग्नीट्यूड चाहे जितना हो, हमको उससे नहीं मतलब है, बस ये देखना है कि सब के सब आपस में पैरेलल है कि नहीं। जैसे आप नीचे लाइट पेज देख रहे होंगे, उसी प्रकार से सब आपके संरेख सदिश है। अब मान लीजिए जैसे पेज कोई आप देख रहे हैं, कोई किसी का डायरेक्शन इधर बना दे, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ, यहाँ, अब चाहे जितना मैग्नीट्यूड बनाए, इतना बना दे, इतना बना दे, यहाँ से इतना बना दे, इतना, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, यही चीज़ है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे।